Okay, let us start the class. So this chapter is about gravitation. Okay, so last chapter 8 और chapter 9 में हम लोगों ने क्या किया था? We discussed about motion, है कि नहीं? मोशन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने. मोशन वॉज मेनली बेस्ड ऑन मूवमेंट. मूवमेंट जो था उसके बेसिस पे हम लोगों ने फोर्स को देखा, फोर्स का लॉस को देखा, है कि नहीं? सो जब हम लोग ये पढ़ रहे थे वहां पे एक इम्पोर्टेंट फोर्स जो हम लोगों ने देखा था, दैट वाज ग्रेविटेशन फोर्स, है कि नहीं? बिकॉज जब भी कभी भी अर्थ के सरफेस में या फिर अर्थ की कोई भी जगह, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स जोन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, देन व्हाट हैपेंस? इट एक्सपीरियंसेस ए डाउनवर्ड पुल, है कि नहीं? जैसे कोई चीज तुम ऊपर में फेंकते हो, क्या होता है? थोड़ी देर बाद नीचे चला आता है कि नहीं? तुम ऊपर कहीं से जंप करते हो, तुम नीचे चले जाते हो, तो ऊपर में नहीं जाते हो, नीचे में चले जाते हो, है कि नहीं? हम लोग जब किसी भी चीज, मतलब जब ग्राउंड पे खड़े होते हैं तब क्या होता है? तो वे अल्टीमेटली गेट अट्रैक्टेड टू द ग्राउंड, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सो देयर इज अ डाउनवर्ड पुल जो हम लोग को ऑलरेडी पता है, दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स. यस और नो? यस. सो इनफैक्ट तुम लोगों ने ये तो पढ़ा सुना है, तो हमारा न्यूटन ने जो फर्स्ट उसका जो दिमाग में आया था कि फोर्स बोल के एक चीज है, होता है. सो कैसे आया था, पता है सब किसी को? शाश्वती, क्या है? पता है? हाँ सर आभार बोलो. न्यूटन ने हाँ पहले पता है. डिस्कवर कैसे किया था? वो एप्पल गिरने से पता सर चला एप्पल था. से. यस, एप्पल हाँ. से, है कि नहीं? टॉपिक समझ में आ रहा है? ये तो पता है तुमको. हाँ सर पता है. सो इससे मैं बोल सकता हूँ कि सिंस न्यूटन गॉट द आइडिया दैट ए थिंग कॉल्ड फोर्स एग्जिस्ट, वो कैसे आया था आइडिया? बेस्ड ऑन द एप्पल दैट फेल ऑन हिज हेड, है कि नहीं? सो इससे मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेविटेशन ही पहला डिस्कवर्ड फोर्स, है कि नहीं? मतलब आइडेंटिफाई किया गया था उसको, बोल सकता हूँ. आउट ऑफ ऑल द डिफरेंट फोर्सेस, जिस ग्रेविटी को फर्स्ट स्टडी किया गया था, बोल सकते हो कि नहीं? बोलो. बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन के एप्पल नीचे क्यों गिरता है, then only you will be able to then only you will encounter the concept of gravity, है कि नहीं? तो जैसे हम लोग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस होता है, जैसे लीनियर फोर्स होता है, उसके बाद तुम्हारा ट्रांसलेटरी मोशन के कारण जो फोर्स होता है, उसके कारण बहुत अलग अलग टाइप का फोर्स होता है कि नहीं? हाइड्रोलिक फोर्स होता है, उसके बाद मतलब देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस होना. तो उनमें से क्या होता है, उनमें से सबसे पावरफुल को मैं मान सकता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स. क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज सो पावरफुल. ग्रेविटेशनल से अर्थ में नहीं होता. हमारा अर्थ क्या करता है? हमारा अर्थ पूरा सन के चारों ओर घूमता है कि नहीं? इन ए फिक्स्ड पाथ विच इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट. ये तो पता है ना तुम लोगों को? हाँ. सिमिलरली द मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए स्पेसिफिक इन इट्स वेल डिफाइंड पाथ, है कि नहीं? इसको मून का ऑर्बिट बोला जाता है. अभी ये जो ऑर्बिट है, वो लोग सिर्फ एक ही ऑर्बिट पे क्यों घूमते हैं? बिकॉज द अदर सेलेस्टियल बॉडी इज पुलिंग दैट सेलेस्टियल बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ अगर सन के चारों ओर घूम रहा है, तो अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है कि नहीं? एंड ड्यू टू दैट तुम्हारा, जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना, एक थ्रेड के साथ अगर हम लोग पत्थर लगा के, मतलब ऐसे, ये वाला देखो, ये वाला डायग्राम जो है, ये वाला हम लोगों ने कब पढ़ा था? सर्कुलर मोशन जब पढ़ा था, है कि नहीं? सो यहाँ पे भी सेम है. यहाँ पे जैसे टाइड होता है ना, वहां पे डायरेक्टली कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, बट इंस्टेड देयर इज अ फील्ड, फोर्स फील्ड एक होता है, जिसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, है कि नहीं? सो अर्थ जो घूम रहा है सन के चारों ओर, वो क्यों घूम रहा है? बिकॉज सन इज
a larger celestial body and it has a larger gravitational field, due to which it is able to handle the orbits of all the different celestial objects. जितना भी सोलर सिस्टम में जितना भी celestial objects, एस्टेरॉइड्स हो गया, प्लैनेट्स हो गया, तुम्हारा प्लैनेट्स का मून्स हो गया, सबको लेके सबको पकड़ के रखा है कि नहीं? यस और नो? Yes. So that is because of the gravitational force. So gravity सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी. ठीक है? Gravity is nothing but a gravitational force, but that gravitational force is specific to अर्थ, इसलिए उस ग्रेविटी एक स्पेशल नाम दिया है. ओके, अदरवाइज इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रह सकता है. हम लोग पढ़ेंगे जब ये चैप्टर में प्रोसीड करेंगे, तो देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इफ यू टेक एनी टू ऑब्जेक्ट्स, जैसे एग्जांपल ले लो, अगर कोई दो तुम मतलब पत्थर ले लो फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक टू स्टोन्स, देन ऑल्सो यू कैन से दैट उन दोनों स्टोन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है. समझ में आ रहा है? कैसे? हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा. देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स. उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, वो उसके ऊपर भी मतलब एक पर्टिकुलर रेशियो रहता है उसका, जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है. सिमिलरली तुम्हारा कितना मास है उसका, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. सो वी विल सी द फैक्टर्स ऑन विच ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट बॉडीज. ठीक है, उन दोनों के बीच में कैसे तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है. बट एज ऑफ नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है. मतलब यूनिवर्स में कोई भी पोजीशन में जाओ, मतलब कोई भी जगह में जाओ, इवन आउटसाइड द सोलर सिस्टम, ग्रेविटेशन रहता है. समझ में आ रहा है? हाँ. काव्यिक, ऋषिकेश, समझ में आया? काव्यिक, ऋषिकेश, समझ में आया? Yes, sir. So these are the few points that you should understand from gravity. ग्रेविटी नहीं बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. ठीक है? सो ग्रेविटेशन इज नथिंग बट ए फेनोमेनन. ठीक है? Phenomenon that exists between two distinct and separate ठीक है? कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है. इट कैन बी रॉक ऑल्सो, इट कैन बी ग्लास ऑफ वाटर ऑल्सो. सो कुछ भी हो सकता है. तो एक फेनोमेनन. ठीक है? सो ये पहला पॉइंट है. सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज ए यूनिवर्सल फेनोमेनन. यूनिवर्सल फेनोमेनन का मतलब क्या है? यूनिवर्सल फेनोमेनन का मतलब है यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओ. तुम लोगों को पता है आवर यूनिवर्स इज सच ए वास्ट ह्यूज रीजन, है कि नहीं? इतना वास्ट है, मतलब सोच भी नहीं पाओ. द मोर यू थिंक द मोर लार्जर इट गेट्स, है कि नहीं? मतलब हम लोग का मतलब तुम्हारा जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, वो सिर्फ एक गैलेक्सी, ऐसा टाइप का बहुत गैलेक्सी है कि नहीं? सो यूनिवर्स जब मैं बोलूंगा तो यूनिवर्स इज अ वेरी लार्ज एरिया, वेरी लार्ज रीजन. उस कहीं पे भी चला जाओ, वहां पे तुमको ग्रेविटी नहीं. ठीक है? सो इट्स ए यूनिवर्सल फेनोमेना. तो मेनली क्या होता है? द मेन कॉम्पोनेंट that is responsible for
the phenomenon of gravitation is the gravitational force. ठीक है, अंडरलाइन करके दे रहा हूँ. So this is what you should understand. Gravitation होता क्या है. So gravitation is actually responsible for. So gravitation किसके लिए responsible है? So we can say, for example, gravitation is responsible for what? कुछ examples बोलो. Revolution of Earth around the sun. Okay. इसमें examples दे रहा हूँ. ठीक है. So revolution of Earth around the sun. इसके बाद क्या हो सकता है? Revolution of the moon around the Earth. Yes or no? है कि नहीं? सैटेलाइट देखा है? सैटेलाइट्स, हाँ, अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है. हाँ. देखो, मून भी एक सैटेलाइट है. मून इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट. है कि नहीं? सैटेलाइट इज नथिंग बट एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स इन ए पर्टिकुलर वेल डिफाइंड ऑर्बिट अराउंड ए प्लैनेट. है कि नहीं? इसको एक प्लैनेट का क्या बोला जाता है? सैटेलाइट बोला जाता है. सो हम लोग जो अर्थ से भेजते हैं और जो बाकी ऑर्बिट मतलब मैन मेड जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? दोज आर कॉल्ड एक्चुअल सैटेलाइट. उसके अलावा अगर जो नेचुरली है, जैसे फॉर एग्जांपल मून को हमने नहीं भेजा था, मून पहले से ही था. सो मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट. है कि नहीं? सो सिमिलरली कोई भी सैटेलाइट हो, उसके होस्ट प्लैनेट के चारों ओर जब घूमता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन ड्यू टू इट्स होस्ट प्लैनेट. ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ इफ वी want to give another example, gravitation के कारण और एक important चीज होता है, बोल सकता हूँ कि नहीं? बोलो. हाँ, कैन आई से 3 नंबर पॉइंट? सरस्वती, बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ. यस, बिकॉज अगर मतलब ग्रेविटेशन, देखो ग्रेविटेशन अल्टीमेटली क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स होता है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना तुम्हारा पुलिंग फोर्स ज्यादा होगा. ठीक है. सो द प्लैनेट विल बी एबल टू पुल थिंग्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ. है कि नहीं? सो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू मून. मून में क्या है? एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू अर्थ. है कि नहीं? अर्थ में उतना सफिशिएंट क्वांटिटी में है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके कारण वो एटमॉस्फेयर को पकड़ के रख सकता है. समझ में आया? इट कैन होल्ड द atmosphere, the layer of air around its outer surface. है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ. ऋषिकेश, काव्य, समझ में आ रहा है? हाँ सर. काव्य, हाँ सर. दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? काव्य, हाँ सर. सो
ये था मेनली ग्रेविटेशन का मेन कॉन्सेप्ट। तो इतना ध्यान रखो कि कोई भी दो चीज अगर ले लो, इवन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, इफ यू कंसिडर एनी टू ऑब्जेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने दो पत्थर लिए, ठीक है, और अदरवाइज सपोज यू हैव टेकन टू फुटबॉल, दो फुटबॉल तुमने लिया है, एक फुटबॉल और दूसरे फुटबॉल के बीच में देयर इज सम गैप, है कि नहीं? ऑब्वियसली दोनों फुटबॉल को तो अर्थ ग्रेविटी के कारण पुल कर रहा है, ग्रेविटी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल कर रहा है, बट उन दोनों बॉल्स के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है? ये हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं क्यों होता है, ये हम लोग देखेंगे एज वी प्रोसीड इन दिस चैप्टर। बट इट इज अ फेनोमेनन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू डिस्टिंक्ट सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? एंड कोई भी यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, ये ग्रेविटेशन तुमको मिलेगा, विल बी एबल टू ऑब्जर्व दिस फेनोमेनन, ठीक है? समझ में आया? हाँ, सो ये था हम लोग का मेनली तुम्हारा, तो यहाँ पे सेम एग्जांपल, ये एग्जांपल दिया है। सो फोर्स क्यों चाहिए? बिकॉज फोर्स अल्टीमेटली मोशन चेंज करने के लिए चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा है। कोई भी चीज का मोशन चेंज करना होगा तो वी नीड फोर्स, है कि नहीं? तो किसी चीज को अगर तुम्हें एक जगह में स्टे करके रखना है, सपोज इफ यू वांट टू मेक ए ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर तुमको स्टेशनरी बनाना है, तब क्या करना है? यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स, है कि नहीं? समझ में? तो ग्रेविटेशन एक ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को चेंज कर सकता है कि नहीं? तो हम लोगों ने जब पढ़ा था मोशन के बारे में, लास्ट चैप्टर 9 में जब पढ़ा था, चैप्टर 9 में जब हम लोगों ने पढ़ा था कि इनर्शिया के बारे में जब पढ़ा था, सो इनर्शिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रेविटेशन फोर्स। क्यों? बिकॉज इनर्शिया देखो एक ऑब्जेक्ट के बॉडी के ऊपर तो डिपेंड करता है, प्लस इनर्शिया को हाईली इफेक्ट करता है ग्रेविटेशन फोर्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा है इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास, है कि नहीं? तो अर्थ में जब तो वो मास आ जाएगा ना, अर्थ के ऊपर, अर्थ में जब वो मास, अर्थ के सरफेस में जब हम लोग उस मास को कंसिडर करेंगे, देन देयर इज ऑलरेडी फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच इज कॉल्ड इट्स वेट, है कि नहीं? वेट अल्टीमेटली क्या है? वेट इज नथिंग बट द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है? समझ में आ रहा है? मास और वेट के का डिफरेंस पता है कि नहीं तुम लोगों को? तुम लोगों को समझाया था मैंने मास एंड वेट। टॉपिक पता है? मास एंड वेट का डिफरेंस पता है? ये किस किस को पता है? अर्थ के बारे में नहीं बोलते भाई, सो रिमेन सेम। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. कापी के पता था? No, sir.
हम लोग तो वेट बोल देते हैं, वेट अल्टीमेटली वेट एक मतलब वेरिएबल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा वेट सोचो अर्थ में तुम्हारा 50 केजीज है, मून में जब जाओगे तुम्हारा कितना हो जाएगा, सिंस उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो इट विल बी अराउंड 20। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब न्यूटन्स में अगर मैं बात करूँ तो न्यूटन्स में तुम्हारा अलग हो जाएगा, केजी सेम रहेगा। हम लोग जो केजी में निकालते हैं ना, जो हम लोग जो वेट मेशिंग वेइंग स्केल या फिर कोई सब्जी खरीदने जाए जो वेइंग स्केल होता है, दैट इज एक्चुअली कैलकुलेटिंग द वैल्यू। ठीक है, उसमें एक फिक्स्ड रेशियो सेट किया जाता है, उसके बेसिस पे तुम्हारा केजी में आंसर निकलता है। तो तुम्हारा 50 केजी मास है, बट दैट 50 केजी हैज बीन कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेट, है कि नहीं? वेट अल्टीमेटली न्यूटन्स में निकलता है, उससे हम लोग मास निकाल सकते हैं। समझ में आया? सो सपोज योर वेट इज अर्थ में सोचो तुम्हारा किसी ऑब्जेक्ट का सोचो 100 केजी है। ठीक है, so weight of an object on earth, so weight of an object of mass 50 kg on earth is suppose it is around तुम्हारा सपोज 500 न्यूटन। ठीक है, ज्यादा ही बोल दिया, 500 नहीं होता है, 450 न्यूटन से। ठीक है, सिमिलरली उसका मास सेम रहेगा, वैसा तो नहीं होगा वो उसमें तुम्हारा एटम्स मॉलिक्यूल्स घट जाएगा अगर हम लोग मतलब मून में जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट of mass 50 kg, mass will remain the same on moon। कितना होना चाहिए बोलो अश्वती? कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। 6:1 होता है, बताइए। इसका मतलब 1/6 हो जाएगा। मतलब अर्थ में अगर तुम्हारा मून में सोचो तुम्हारा 1 न्यूटन है, अर्थ में 6 न्यूटन होगा। ठीक है, मतलब 1/6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। सो बाकी को समझ में आ रहा है? सो E/m मतलब 6:1 मतलब तुम्हारा अर्थ में और मून का जो मतलब उसमें जो वेट का रेशियो है दैट इज ऑलमोस्ट 6:1 दैट इज अर्थ में जो वेट होता है वो मून में जाके 1/6 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सपोज इफ आई कैलकुलेट 1/6 दैट मीन्स इट विल बिकम 75 न्यूटन। समझ में आ रहा है? ऋषिकेश का भी समझ में आ रहा है? मैंने ये मास सेम क्यों लिखा बोलो तो? काबिक मास सेम क्यों लिखा बोलो तो? काबिक बोलो। हाँ सर। ये मास मैंने सेम क्यों लिखा है यहाँ पे? मास 50 केजी और मास 50 केजी सेम क्यों लिखा है? मतलब व्हाई एम आई कंसीडरिंग द सेम ऑब्जेक्ट? बिकॉज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा था दैट इज it remains the same everywhere. Why? Because it's the amount of matter present in nature.
सो मैटर का क्वांटिटी, एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जिससे वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, दैट ऑब्जेक्ट में जो तुम्हारा जो मैटर है वो चेंज नहीं होगा। कभी चेंज होगा क्या? ये लोग एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं, मून में जाते हैं, वो लोग क्या अर्थ में आने के बाद क्या छोटा हो जाता है क्या? ऐसा तो नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ऋषिकेश, समझ में आ रहा है? Yes sir. So this thing is fixed. Okay. So ये fixed क्यों है? Because it is nothing but the total number of atoms and molecules present in an object. But this is not. This is nothing but the force with which the planet pulls an object towards its center. That means उस object को एक planet ज्यादा भी पुल कर सकता है, कम भी पुल कर सकता है। कम जब कब पुल करेगा? जब उस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। फॉर एग्जांपल मून के केस में। और अर्थ के केस में क्या है? अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। सिमिलरली उस सेम ऑब्जेक्ट को तुम सोचो अगर सन के ऊपर जा पाते, या फिर फॉर एग्जांपल जुपिटर के ऊपर जाओ। जुपिटर इज अ लार्जर प्लेनेट, है कि नहीं? यस और नो? जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, यस और नो? यस। तो अभी मुझे बताओ, Yes sir. अगर तुम जुपिटर में जाओगे, सपोज अभी तुम अर्थ में तुम्हारा वेट है 450 न्यूटन, ओके। जुपिटर में अगर जाओगे, जुपिटर के सरफेस में अगर खड़ा हो, तब तुम्हारा वेट क्या ज्यादा होगा कि कम होगा? क्या लगता है? सोचो सोचो, दिस इज द वे यू शुड लर्न साइंस, ओके। यू हैव टू थिंक। ऐसा नहीं कि किताब पढ़ लिया, आंसर लिख लिया, एग्जाम दे दिया, हो गया, ऐसा नहीं। बोलो, व्हाट डू यू थिंक? सभी को पूछ रहा हूँ। तुम्हारा मास 450, तुम्हारा मास तो सेम ही रहेगा। तुम्हारा वेट अर्थ के सरफेस में अभी 450 न्यूटन। जुपिटर में जब जाओगे तब क्या होगा? 450 से नीचे जाएगा कि 450 से ऊपर जाएगा? विल योर वेट चेंज? क्या होगा? बोलो। ज्यादा होगा। रीजन? बताओ रीजन क्या होगा? तुमने ज्यादा होगा सोचा है, ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड योर आंसर। बोलो, क्या होगा? क्यों सोचा तुमने ये ज्यादा होगा? क्योंकि जुपिटर का क्योंकि जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, तो इसीलिए वेट ज्यादा होगा। किसका वेट ज्यादा होगा? जुपिटर का वेट ज्यादा होगा? नहीं नहीं, मतलब जब अर्थ के साथ कंपेयर करेंगे तो। ऑब्वियसली। तो इसका मेन रीजन क्या है? काबिक? Sir, ग्रेविटेशन। sir, Jupiter is greater than the is larger than the Earth, so its gravitation force is also यस increase. यस यस, इट इज हायर, ओके। ऋषिकेश, क्या लगता है चेंज होगा कि नहीं? ऋषिकेश, क्या लगता है वेट सेम रहेगा? विल इट बी 450 न्यूटन्स? No sir, weight same नहीं रहेगा। वेट सेम रहेगा? No sir, हाँ, क्या बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो। तो बढ़ेगा। यस।
So the main reason behind this increase in weight is because Jupiter is a very large planet और उसका कोर क्या होगा, द कोर, जैसे अर्थ का कोर होता है ना, कोर, मैंटल, क्रस्ट, ये तुम लोगों को तो पता ही है, 3 लेयर्स होता है, ब्रॉड लेयर्स। तो कोर में क्या होता है, कोर में एक्चुअली जितना भी प्लैनेट्स है तो कोर्स आर एक्चुअली मॉल्टन मेटल्स, है कि नहीं। वहाँ पे क्या होता है, गर्म एकदम मॉल्टन मेटल होता है वहाँ पे। तो दैट मॉल्टन मेटल इज तो उस मॉल्टन मेटल से अल्टीमेटली वो ग्रेविटेशनल का फोर्स एग्जीक्यूट होता है। सो जुपिटर का कोर बहुत बड़ा है, सो उसके कारण क्या होता है, इट इज हैज मच हायर अमाउंट ऑफ मॉल्टन मेटल इन इट्स कोर, है कि नहीं। तो उसके कारण क्या होगा, अर्थ से भी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। तुमको पता है जुपिटर का कितना मून है, देखो अर्थ का जितना कैपेसिटी है उसके कारण उसके पास एक ही मून है, बिकॉज मून को भी पकड़ के रखना पड़ता है ना, समझ में आ रहा है। तो जुपिटर का मून कितना है बोल सकते हो? किसको पता है जुपिटर का कितना मून है? अर्थ का जितना ग्रेविटेशनल Sir, फोर्स I है, guess 7. 7, 7 तो सैटर्न का ही है। जुपिटर का 79, जुपिटर का ऑलमोस्ट, 79। हाँ वो ऑलमोस्ट 79 है, बट अभी तक 53 या 54 शायद तुम्हारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, बाकी इतना दिखाई नहीं देता। अच्छा, सो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 70 मून्स होते हैं, ठीक है। सो सोचो एक प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज्यादा होना पड़ेगा टू होल्ड दैट 70 मून्स इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। सो उतना ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, इज इट क्लियर। सो इसके इसी कारण तुम्हारा वेट, जैसे मून में हम लोग का वेट क्या हो गया था, 1/6 हो गया था एज कंपेयर टू दैट ऑन अर्थ। जुपिटर में क्या होगा, जुपिटर में ऑलमोस्ट तुम्हारा 100 टाइम्स, 150 टाइम्स हो जाएगा, यस और नो। समझ में आया? हाँ, इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? यस। ये मैंने क्यों समझाया, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स से अल्टीमेटली वेट को इफेक्ट करता है। तो वेट जो क्वांटिटी है दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा जो वेट के बारे में पढ़ेंगे, वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है। सो वेट का मेन प्राइमरी फैक्टर क्या है, द पुल बाय प्लैनेट, एंड दैट पुल बाय प्लैनेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं, समझ में आया। तो इसलिए मैंने ये पार्ट पढ़ाया, बिकॉज दिस ये चैप्टर में भी तुम्हारा ये डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे देखो मास का तुम्हारा एसआई यूनिट केजी में है। क्यों केजी में है, बिकॉज इंडिविजुअल जो हम लोग मास निकालते हैं दैट कैन बी फाउंड इन केजी। जब हम लोग ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सॉरी कौन सा चैप्टर था वो वाला, हाँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो पढ़ा। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल एटम का मास निकाल सकते हैं इन ग्राम्स, निकाल सकते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है। कैन वी फाइंड, हाँ निकाल सकते हैं, हर एक एटम का मास निकाल सकते हैं। याद है कि भूल गए? याद है। सो हर एक इंडिविजुअल एटम का मास हम लोग ग्राम्स में निकाल सकते हैं। तो इसी कारण वो ग्राम्स में जो वैल्यू निकलता है वो सेम रहता है थ्रू आउट द एंटायर यूनिवर्स, ओके। जैसे एक हाइड्रोजन का एटम ले लो, उसका मास, उसका जो ग्राम्स में मास होगा वो तुम मून में लेके जाओ, कहीं पे भी लेके जाओ, ग्राम्स में सेम ही वैल्यू निकलेगा, ठीक है। सो उसको ही तुम एडप्ट करके अगर एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट या फिर एक ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ भी, कोई एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसको अगर तुम कंसिडर करोगे तो उसमें जितना भी एटम्स होगा उनका टोटल मास अगर निकालोगे तो यू विल गेट सम वैल्यू इन किलोग्राम्स, और ग्राम्स में भी निकल सकता है, 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स ऐसा निकल सकता है। सो दैट वैल्यू रिमेन्स सेम, ठीक है। क्यों सेम रहता है, बिकॉज दोस इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डू नॉट चेंज, उनका नंबर काउंट भी सेम रहता है,
इवन इफ यू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर। ओके, यूनिवर्स के एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पर भी लेके जाओगे, दैट ऑब्जेक्ट, दैट बॉडी ऑफ मैटर विल रिमेन इंटैक्ट, दैट इज वाई द मास विल रिमेन इंटैक्ट, दैट इज वाई इसका ऐसा यूनिट है केजी। ठीक है, बट वेट क्या होता है? वेट साइंटिफिक टर्म्स में वेट, हम लोग जो वेट बोलते हैं ना, वेट क्या है, वेट केजी में बोलते हैं, बट एक्चुअली साइंटिफिकली बोलने जाओगे तो वेट इज नॉट इन मेजर्ड इन केजी, वेट इज एक्चुअली मेजर्ड इन न्यूटन्स। व्हाई? बिकॉज वेट इज नथिंग बट अ फोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। ओके, सो तुम्हारा ये होगा मास और वेट का। सबको समझ में है मास और वेट का तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट, मतलब जो डिफरेंस है, क्लियर हुआ? हाँ। काव्य, ऋषिकेश, क्लियर हुआ? हाँ सर। ऋषिकेश, तुमको लास्ट ईयर ये पढ़ाया था क्या, मास और वेट का जो डिफरेंस है? नहीं सर। शाश्वती तुम्हें पढ़ाया था, किसी को तो पढ़ाया था। और हाँ मुझे। हाँ, तुमको पढ़ाया, वही रीजन। ठीक है, तो ऋषिकेश समझ में आया मास और वेट का डिफरेंस, कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो ये याद रखना, बिकॉज इस चैप्टर में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम लोग पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट। ओके, वेट भी पढ़ेंगे, मास भी पढ़ेंगे, सो कॉन्सेप्ट ऑफ वेट के ऊपर। ओके, सो नाउ लेट अस स्टडी a bit more about gravitation. ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक रूल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द बेसिक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन व्हिच इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्सल लॉ, इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज द बेसिक लॉ रिगार्डिंग द फेनोमेना ऑफ यूनिवर्सल फेनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन मैंने यूनिवर्सल क्यों बोला? बिकॉज यूनिवर्स में कोई कहीं पे भी जाओ, ठीक है, इवन इफ यू मूव आउटसाइड द सोलर सिस्टम, इवन इफ यू मूव आउटसाइड द मिल्की वे, दिस लॉ होल्ड्स। समझ में आया? ये लॉ काम करेगा, वहां पे भी काम करेगा। समझ में आया? सो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है? लेट अस स्टडी दिस पार्ट। सो मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर में फेंको नीचे में आ जाता है कि नहीं? सो न्यूटन ने भी यही चीज से ऑब्जर्व किया था। एक एप्पल जब उसके मतलब सिर पे गिरा था, तब क्या कहता, ही थॉट दैट हाँ नीचे क्यों गिरता, ऊपर में क्यों नहीं जाता? तो दैट वाज हिज फर्स्ट थॉट, है कि नहीं? देन ही स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दिस फाइंडिंग। तो उसने जो ये चीज ऑब्जर्व किया था, उसको उस ऑब्जर्वेशन को ही ज्यादा रिसर्च किया था इसके बारे में। सो देखो, कोई भी चीज को नीचे जा रहे हो, मतलब इफ यू आर एक्चुअली चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है कि नहीं? कोई चीज ऊपर में जाने के बजाय नीचे में जा रहा है कि नहीं? कोई चीज स्टेशनरी है, उसको तुम नीचे पुल कर रहे हो, सो दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स एक्चुअली रिक्वायर अ फोर्स, है कि नहीं? व्हाई? बिकॉज दैट इज नथिंग बट ए चेंज इन मोशन। तुम किसी चीज का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, किसी स्टॉप मतलब रुके हुए ऑब्जेक्ट को तुम मोशन में ला रहे हो, दोस थिंग्स एक्चुअली रिक्वायर व्हाट? दोस थिंग्स एक्चुअली रिक्वायर force, an unbalanced force, है कि नहीं? A net unbalanced force is required to change the motion of an object. ये हम लोगों ने चैप्टर 9 चैप्टर 8 में ऑलरेडी पढ़ा है ये चीज। यस और नो? समझ में आ रहा है? हाँ। सो न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन, जो हम लोगों ने लॉ ऑफ फोर्स पढ़ा था ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ा था, ठीक है, जब हम लोगों ने 3 लॉ पढ़ा था। फर्स्ट लॉ वाज अबाउट इनर्शिया, सेकंड लॉ वाज अबाउट मोमेंटम, एंड थर्ड लॉ वाज अबाउट एक्शन रिएक्शन। सो ये तीनों जो लॉज है, अल्टीमेटली दिस have their foundation, these have their roots on that specific finding of gravitation. समझ में आ रहा? सो फोर्स का जब स्टडी हुआ था, तब इनिशियली ग्रेविटेशन को ही स्टडी किया गया था, ठीक है।
आफ्टर दैट इट वाज एक्सपांडेड टू अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस, है कि नहीं? सो तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्चुअली द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स सच एज अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, सन के चारों ओर अर्थ घूम रहा है तो सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है. सो ऑल दोस थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग ड्यू टू दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी. देयर इज अ सिंगल कॉमन फोर्स व्हिच इज एक्टिंग, मतलब सेम टाइप ऑफ फोर्स दैट इज एक्टिंग एंड कॉजिंग दिस इफेक्ट्स, है कि नहीं? सो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया था, ये जो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, दैट वाज मूविंग द स्टोन इन अ सर्कुलर पाथ. कैसे किया था हम लोगों ने? एक थ्रेड में एक स्टोन को लगा के हम लोग उसको चारों ओर घुमाते रहे, है कि नहीं? सो व्हेन द स्टोन वाज मूविंग, द स्टोन डिड नॉट गो इनटू अ स्ट्रेट पाथ, इंस्टेड इट मेड ए सर्कुलर पाथ. क्यों? बिकॉज इट इज टाइड टू द सेंटर. यस और नो? वो सेंटर से मतलब डायरेक्ट एक वायर के या फिर एक थ्रेड के साथ कांटेक्ट में है, एंड दैट डज नॉट अलाउ इट टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. उसको दूर उड़ जाने के लिए नहीं देता, ठीक है? उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है. यस और नो? सो सिमिलर इज द थिंग हैपनिंग विद द सन. मतलब अर्थ, सन जो अर्थ को पुल करके रखा है, वहां पे ऐसा थ्रेड नहीं है, सन और अर्थ के बीच में कोई थ्रेड नहीं है, ओके? बट इंस्टेड ऑफ दैट थ्रेड यहाँ पे क्या है? देयर इज अ फोर्स, ओके? देयर इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन दैट टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. समझ में आ रहा है? सो इसी कारण सर्कुलर मतलब पूरा कंप्लीटली सर्कल नहीं. हम लोग का जो अर्थ का जो हमारा ऑर्बिट है वो दैट इज एलिप्टिकल, ठीक है? एलिप्स शेप का होता है. इट इज नॉट सर्कुलर, इट इज समवट एलिप्टिकल. एलिप्टिकल कैसा होता है? जैसे ये वाला अगर हम लोग सन पकड़ते, सो द अर्थ रोटेट्स लाइक दिस, मतलब रिवॉल्व्स लाइक दिस, इट रिवॉल्व्स इन दिस काइंड ऑफ, ठीक है? इट इज नॉट सर्कुलर बट इंस्टेड इट इज व्हाट? इट इज एलिप्टिकल. इसको क्या कहा जाता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट. समझ में आया? तो थोड़ा सा ओवल शेप का होता है, सो इसका इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होता है, ठीक है? सो इन दोनों के बीच में देयर इज ए फील्ड फोर्स, ठीक है? देयर इज अ फोर्स फील्ड, एंड ड्यू टू दैट फोर्स तुम्हारा ये लोग आपस में कांटेक्ट में है. एंड अर्थ जब घूमता है, जब रिवॉल्व करता रहता है, इट एक्चुअली टेंड्स टू मूव इन दिस डायरेक्शन. अगर तुम्हारा सोचो फट से अगर सन का ग्रेविटेशन गायब हो गया तब क्या होगा? अर्थ एकदम फुल स्पीड से उस साइड में चला जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? टेंजेंशियल लाइन में चला जाएगा. यस और नो? जाएगा कि नहीं? बोलो. सो द सन हाँ बीच में से फट से गायब हो जाए तब क्या होगा? अर्थ तो फुल स्पीड से मूव कर रहा था ना, वो क्या करेगा? वो इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं आएगा. इट विल मूव समवेयर एल्स, बहुत दूर में चला जाएगा. ऐसा हो सकता है तुम्हारा सोलर सिस्टम से बाहर चला जाए. यस और नो? सो सन इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक दैट फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है? फिक्स सेंटर. जो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था, ये जो सेंटर था, दैट द हैंड होल्डिंग दैट अदर एंड ऑफ द थ्रेड, उसकी तरह काम कर रहा है, ठीक है? ठीक है? समझ में आ रहा है? सो जब तक वो थ्रेड मतलब वो थ्रेड एक फिक्स पोजीशन में है, तब तक वो स्टोन क्या करेगा? एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, है कि नहीं? क्यों? बिकॉज हर एक पॉइंट में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. बिकॉज जब यहाँ पे रहता है तब क्या होता है? तो उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है. जब वो इस साइड में आएगा तब उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है, ठीक है? सो हर एक पॉइंट में उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है. ये हम लोगों ने चैप्टर 8 में देखा था, चैप्टर 10 का सर्कुलर मोशन पार्ट में देखा था. सो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है? डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है देयर इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. यस और नो? मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है. एंड इफ देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, देन देयर इज अ चेंज इन, देन देयर इज एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने देखा था
हर एक पॉइंट में एक्सेलरेट करता है ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? नॉट बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी बट ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। यस और नो? समझ में आ रहा है सबको? हाँ। काव्य ऋषिकेश समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर। ओके, सो ये जो कांटेक्ट में है ना, इसको क्या बोला होता है? दैट मींस इट्स अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये एक्सेलरेट क्यों कर रहा है? हर एक पॉइंट पे ये स्टोन एक्सेलरेट क्यों कर रहा है? बिकॉज उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एंड ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, एंड इफ देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी दैट मींस देयर इज एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन कब आता है? एक्सेलरेशन तभी आता है जब उस बॉडी पे ऊपर एक नेट अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है। सो दैट अनबैलेंस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब क्या है? ये सेंट्रीपेटल फोर्स इट्स अ सेंटर सीकिंग फोर्स। ठीक है, सेंटर की तरफ वो डायरेक्टेड रहता है, मतलब दैट ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सो दैट फोर्स एक्चुअली causes acceleration in the object, in that stone, and keeps it moving along the circular path। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर ये सेंटर सीकिंग फोर्स नहीं रहेगा तब स्टोन क्या करेगा? जिस पॉइंट पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स गायब हो गया, उस पॉइंट में जिसका उसका जो डायरेक्शन था, उसका जो टेंजेंशियल डायरेक्शन था, उस डायरेक्शन में मूव करता है कि नहीं? उड़ जाएगा। ओके, याद आ रहा है? ये सेम चीज मैंने पढ़ाया था, सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद आ रहा है? हाँ। सो इट इज द सेम थिंग। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स ही अल्टीमेटली उस स्टोन को सर्कुलर ऑर्बिट में उसका पाथ में मूव कराने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, so in that absence of this force the stone flies off along a straight line। ठीक है, and what is that straight line? That's the direction of that straight line is along the tangent at that point। ठीक है, तो उस tangential direction में वो stone मूव करता रहेगा। this is the tangent of the circle। ये tangent तुम लोगों को पता है, tangent पता नहीं, क्लास 10 में सामने मिलेगा मैथ्स का। so tangent of a circle। ओके, tangent क्या होता है? सर्कल का एक पॉइंट पे वो कांटेक्ट रहता है। ठीक है, ए लाइन टचिंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, वन एंड ओनली वन। ठीक है, तो सर्कल सर्कमफरेंस में हर एक पॉइंट पे तुम्हारा एक ही टेंजेंट पॉसिबल। समझ में आया? एंड दैट टेंजेंट मेक्स ए 90 डिग्री विद द रेडियस। दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से मैं अगर यहाँ पे टच कर दूंगा, ऐसे अगर एक रेडियस बना दूंगा, तो दैट रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या होगा? जो तुम्हारा एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया? किसी के समझ में आया? हाँ सर। सो सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंटर सीकिंग फोर्स। ठीक है, इट इज अ सेंटर सीकिंग फोर्स, मतलब वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहता है। ठीक है, सो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? इफ यू कंसिडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, सपोज दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट। ओके, सपोज सी इज द फिक्स्ड पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तब क्या होगा? यहाँ पे ये इसको पकड़ कर रखता है कि नहीं? बट ये एक्चुअली किस डायरेक्शन में मूव करता है? ये अगर इसका पोजीशन ये है तो इट ट्रेंड्स टू मूव इन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं? सिमिलरली अगर तुम्हारा ये बॉक्स अगर यहाँ पे अगर आ गया, सो व्हाट हैपेंस? ये
किस जगह में डायरेक्टेड होगा, इट विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, है कि नहीं। तो हर एक पॉइंट में वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन मोशन चेंज करा रहा है। सो ये क्यों करा रहा है, बिकॉज देयर इज अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये अल्टीमेटली इट इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर। समझ में आ रहा है, there is a force acting towards the center, समझ में आया, is it clear? Yes. This is the direction of motion, and this is the direction of force, and this force is actually pulling the object towards its center, okay। so इसी को अल्टीमेटली सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये जो फोर्स है, दिस इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट को मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करते रहने देता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, तुम्हारा मोशन चेंज होता रहेगा, बट तुम्हारा सर्कुलर पाथ नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकता है कि नहीं। सो ओनली बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर, दैट फिक्स सेंटर, the center of the circular path, so that is why it does not move in a straight line, instead at every point its direction of motion changes। समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेट एक फोर्स एक्ट कर रहा है ना, तो उस बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन तो आना ही है। एक्सेलरेशन कैसे आएगा, सोचो स्पीड 50 मीटर पर सेकंड ही है, तो 50 मीटर पर सेकंड हर एक पॉइंट में 50 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी अगर सेम है, क्या चेंज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस व्हाट, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, मोशन का डायरेक्शन चेंज करना। तो डायरेक्शन चेंज अगर होगा तब क्या होगा, तुम्हारा बॉडी में एक्सेलरेशन है, अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन रहेगी, बिकॉज फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, फोर्स इक्वल्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं, समझ में आया। सो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर प्रेजेंस में है, तो ऑब्वियसली मास तो होगा ही उस ऑब्जेक्ट पर, तो का मास है, तो एक्सेलरेशन तो होना ही पड़ेगा। समझ में आया, रिलेट कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो सब लोग। हाँ। So this is the centripetal force which, due to which अर्थ भी सन के चारों ओर एक फिक्स पाथ में मूव कर सकता है। क्यों, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन, एंड दैट इज ए काइंड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, एक टाइप का सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ तुम्हारा दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के बीच में ही काम करे, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ काइंड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, समझ में आया। समझ में आया लाइन, हाँ। so this is centripetal force, okay, everyone clear।
किसी को इसमें डाउट है? नहीं। सो तुम्हारा इसी फोर्स के कारण तुम्हारा ये स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव करता है। सिमिलरली प्लैनेट्स भी मूव करते हैं स्टार्स के अराउंड, और सिमिलरली सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के सराउंडिंग में मूव करते हैं। सो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर एब्सेंस हो जाता है, अगर तुम्हारा ये फोर्स एब्सेंट गायब हो जाता है, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स गायब हो जाता है, सर्कुलर मोशन में कोई अगर चीज घूम रहा है सेंटर के सराउंडिंग में, अगर ये फोर्स गायब हो जाएगा तब क्या होगा? द स्टोन फ्लाइज, या फिर द प्लैनेट विल फ्लाई, या फिर द सैटेलाइट विल फ्लाई इन एन स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं? और एक कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा? दैट विल बी द टेंजेंशियल लाइन, ठीक है, दैट विल बी द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। समझ में आया? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, इन द एब्सेंस of a centripetal force, an object already moving in a circular path will move in a straight path which is the tangent of that circular path। समझ में आया? This is the tangent of that circular path in which it was moving। तो जिस सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा था, जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, इस पाथ में चला जाएगा। उस पॉइंट में जहां पे वो गायब हो गया, वो सेंट्रीपिटल फोर्स सीन में से हट गया, तब क्या होगा? सोचो, ये बॉक्स उस डायरेक्शन में, उस पॉइंट में उसका मोशन का डायरेक्शन ये था, जा ऐसे रहा है बट सर्कुलर पाथ में नहीं जाएगा, वो सीधा उस साइड में चला जाएगा, वो ओके। सो ये है तुम्हारा। सो दिस इज द टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक सर्कल का टेंजेंट होता है। तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सपोज सी। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक ए पॉइंट सपोज पी, सर्कल में अगर एक मैं पॉइंट पी लेता हूँ, सो पी से सिर्फ एक ही लाइन पास करेगा। दिस इज द टेंजेंट पासिंग थ्रू पी, और इस एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास हो सकता है, ओके। तो टेंजेंट और टेंजेंट रेडियस के साथ क्या होता है? टेंजेंट सिर्फ एक ही रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ रहा है? क्लास 10 में मैथ्स में मिलेगा, मैथ्स का सर्कल चैप्टर में तुमको मिलेगा, इसका दो प्रूफ भी है। सो टेंजेंट बोलते हैं इसको। समझ में? इज इट क्लियर? समझ में आया? दिस इज द टेंजेंट, ओके। टेंजेंट क्लियर हुआ? हाँ। काके को समझ में आया टेंजेंट?
Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक्चुअली मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, मैथ ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट में तुम देख सकते हो अल्टीमेटली। सो कोई भी, जैसे मैंने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर मूव कर रहा है, सो दैट इज ड्यू टू दैट सेंट्रीपिटल, तो उसके बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स एक होना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर में क्या है, वो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है जो उसको पुल करके रखता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अर्थ का रेवोल्यूशन को अगर हम लोग पकड़ेंगे तो दैट फिक्स सेंटर इज नथिंग बट द सन, है कि नहीं। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्चुअली ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो। तो जैसे मून का जो रेवोल्यूशन अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, मून का रेवोल्यूशन में क्या होगा, वहां पे कौन किसको अट्रैक्ट कर रहा है, मून इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, है कि नहीं। सो सिमिलरली अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ इज एक्टिंग एज द सेंटर ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ उसको पुल कर रहा है। सो मून से अर्थ की तरफ वो फोर्स आ रहा है, ठीक है। मून से नहीं आ रहा है, अर्थ से आ रहा है, बट डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स अर्थ, यस और नो। समझ में आया? हाँ। सो दैट इज द सेंट्रीपिटल, ठीक है। सो सेम चीज तुम्हारा कहां पे हुआ था, तो हम लोग का जो अर्थ का ग्रेविटी है, ग्रेविटी भी अल्टीमेटली जितना भी चीज है, घर हो, जमीन हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, ठीक है, इवन द एटमोस्फेयर, इफ यू कंसिडर एटमोस्फेयर इज अ ह्यूज लेयर ऑफ गैसेस, एटमोस्फेयर को भी कौन पुल कर रहा है, अर्थ का सेंटर की तरफ पुल कर रहा है कि नहीं। सो ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो दैट इज व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से द अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी अल्टीमेटली इट इज अ काइंड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड बिकॉज इट इज सेंटर सीकिंग, ठीक है। वो फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अर्थ का अगर ग्रेविटेशन का एग्जांपल दूं, सपोज दिस इज द अर्थ, ठीक है। अर्थ के ऊपर क्या है, अर्थ के ऊपर तुम्हारा बिल्डिंग्स है कि नहीं, उसके बाद तुम्हारा गैसेस का लेयर है कि नहीं, एटमोस्फेयर है कि नहीं, उसके बाद तुम्हारा सैटेलाइट्स होता है, ऐसा है कि नहीं, एरोप्लेन्स है कि नहीं, एरोप्लेन्स उड़ रहा है, उसके बाद क्या है तुम्हारा लेक, सीज, बहुत कुछ है, पहाड़ है, यस ऑन। सो ऑल दोस थिंग्स आर एक्चुअली बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर, यस ऑन, एवरीथिंग, इवन द एरोप्लेन्स, बिकॉज अर्थ का जो कोर है, अर्थ का जो कोर है, दिस इज द कोर, ओके, द कोर इज मेड अप ऑफ molten metal, समझ में आ रहा है। सो एवरीथिंग इज पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, समझ में आया। सो हम लोग का एटमोस्फेयर पता है ना, बहुत सम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऊपर तक तुम्हारा जाता है। सो कितना ऊपर तक उसका फोर्स है, सोचो, अर्थ के बाहर भी होता है, बट अर्थ एयर को पुल करके रखने का इतना फोर्स नहीं होता है, इट एक्सपांड्स टू सर्टेन किलोमीटर्स। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अर्थ के का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके बाहर में नहीं दिखाई देता, ऑब्वियसली इट इज एक्सपीरियंस आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ आल्सो, क्योंकि मून तो बहुत दूर में है ना, मून को भी तो पुल करके रखा है, कैसे पुल करेगा, ऑब्वियसली। इस मोल्टन मेटल का जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पुल है, वो पुल एटमॉस्फेयर के बाहर भी रहता है, समझ में आया? इज इट क्लियर? यस। तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द मोल्टन मेटल इन इट्स कोर, बहुत गर्म होता है और वो एक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके चारों, दैट फील्ड एक्चुअली exhibits the force, gravitational force, okay। तो जितना भी चीज है वो always कोर की तरफ पुल किया जाता है, that is why we are able to stand, we are able to build houses, we are able to drive cars, everything। क्यों? वो उड़ नहीं जाता। एस्ट्रोनॉट्स को देखा है ना, जब अर्थ के बाहर में स्पेसशिप में जाते थे, क्या बताऊँ,
वहाँ पे जीरो ग्रेविटी होता है। जीरो ग्रेविटी मतलब वहाँ पे अर्थ का ग्रेविटी वो लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, इट इज नॉट दैट मच, ठीक है, बिकॉज एटमोस्फेयर के बाहर चले गए। सो उन बॉडीज को उतना फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है, सो दे एक्चुअली फ्लोट, है कि नहीं, फ्लोट करते रहता है कि नहीं, देखा है ना स्पेसशिप में, टीवी में देखा है कि नहीं? हाँ हाँ, तो दैट इज कॉल्ड जीरो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी क्या होता है, जहाँ पे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ के सरफेस के ऊपर जैसा तुम फील करोगे वो फील तुमको नहीं मिलेगा, वो ग्रेविटेशनल पुल तुमको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, मून को पुल कर सकता है, मून का खुद का मास भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा दो ऑब्जेक्ट का बात आ रहा है। तुम सोचो यहाँ पे एक स्पेसशिप है, सोचो एक रॉकेट है यहाँ पे सपोज इट्स रॉकेट, ठीक है, रॉकेट भी नहीं, रॉकेट तो सब ऊपर लेके जाता है, यहाँ पे एक स्पेसशिप जा रहा है, ठीक है, ऐसा एक स्पेस शटल जा रहा है। सो यहाँ पे अगर सोचो तुम्हारा कुछ लोग है, सो दे आर एक्सपीरियंसिंग व्हाट, दे आर एक्सपीरियंसिंग जीरो ग्रेविटी, है कि नहीं? बट मून तो और भी दूर है, मून यहाँ पे है कि नहीं? तो यहाँ तक फोर्स नहीं जा रहा है, तो मून को कैसे पकड़ कर रखा है? बिकॉज मून का मास बहुत ज्यादा है। शाश्वती, समझ में आ रहा है? तुमने तो पहले पूछा था, पहले क्यों दो ऑब्जेक्ट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग ग्रेविटी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, मून एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये कैसा बात हुआ? दिस इज बिकॉज जिस चीज को वो पुल कर रहा है उसका मास भी चाहिए, मास और डिस्टेंस दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट मीन्स ग्रेविटी का जो एक्सपीरियंस होगा, एक ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स experienced by an object depends on, there are two things, ठीक है। पहला है mass of the object and number two is distance between the object and the other object in this case अर्थ के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अर्थ के बारे में अगर मैं बोलूंगा, तो उस ऑब्जेक्ट को जो अर्थ पुल कर रहा है, तो अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेसशिप और अर्थ के बीच में गैप ज्यादा हो गया, ठीक है, एज कंपेयर टू द सरफेस, सरफेस में कम था डिस्टेंस, यहाँ पे ज्यादा हो गया, दैट इज वाई इट इज अनेबल टू एक्सपीरियंस दैट ग्रेविटी। बट मून में तो डिस्टेंस और भी ज्यादा है, बट मून का और एक चीज ज्यादा है, क्या ज्यादा है? मून का मास भी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? यस सो ये चीज ही अल्टीमेटली हम लोग कब पढ़ेंगे? जब हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसी के बेस पे है कि कोई भी चीज दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल पुल होगा, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स विल डिपेंड ऑन द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट। सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होगा, बोथ द ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ओके, समझ में आया? थोड़ा सा तो आइडिया आया? हाँ बाकियों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऋषिकेश समझ में आया? ऋषिकेश, हाँ सर। सो आज का क्लास में मैं सिर्फ तुम लोग को आइडिया दे रहा हूँ, बिकॉज
दिस आइडिया इज एक्चुअली रिक्वायर्ड व्हेन वी स्टडी द यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन में ये जो डायग्राम देख रहे हो ना राइट साइड में, इसी डायग्राम को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वैल्यू क्या है, F, ठीक है। इट्स अ फोर्स, दैट फोर्स इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, कैपिटल M एंड स्मॉल m। इसका कैपिटल M मास है, इसका स्मॉल m मास है। सो कैपिटल M और स्मॉल m का प्रोडक्ट जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो डी क्या है, डी है तुम लोग उनके बीच का जो सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट पूरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं है, उन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर का जो डिस्टेंस है, सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स उतना घटता रहेगा, ठीक है। और मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मास ऑफ बोथ, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टडीइंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। समझ में आया? तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों आ रहा है, मतलब व्हाई द डिस्टेंस एंड मासेस आर रिक्वायर्ड, बिकॉज देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब तुम लोग बोल सकते हो कि हाँ अगर ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है तो एप्पल अर्थ के ऊपर क्यों गिरता है, अर्थ क्यों एप्पल की तरफ पुल नहीं होता है, बिकॉज एप्पल का मास बहुत कम है। बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में देखा था वहां पे एक्सेलरेशन क्या देखा था, एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द मास, अगर फोर्स सेम रहना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दूं मैं, सपोज दिस इज एन एप्पल, ओके। सपोज दिस इज एन एप्पल, अभी और ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। दिस द समझ में आया? तो एप्पल क्या करता है, एप्पल जब गिरता है, फ्री फॉल जब करता है तो इट फॉल्स ऑन द अर्थ, ठीक है। इसका मतलब क्या, अर्थ एप्पल को किसी एक पर्टिकुलर फोर्स से पुल कर रहा है, यस और नो। सो वी कैन से दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और सिंस ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम लोग ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में? सो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो दोनों साइड काम करता है, मतलब अर्थ भी एप्पल को पुल कर रहा है, एप्पल भी अर्थ को पुल कर रहा है। सो इट इज बोथ the same amount of force acts in this direction also and it also acts in this direction also। समझ में आ रहा है? दोनों का वैल्यू F है, बट डिफरेंस क्या है, देखो एप्पल का मास बहुत कम है, तो सेकेंड लॉ में हम लोगों ने देखा था F इक्वल टू क्या था, ma था, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो F को सेम रखने के लिए मास का इफेक्ट रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन मास ऑफ, बिकॉज F का वैल्यू बहुत ज्यादा है, F का वैल्यू तुम्हारा अगर मैं बताऊं, F का वैल्यू तुम्हारा ऑलमोस्ट, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू 9.8 होता है स्टैंडर्ड, वो हमारा नॉर्मल इसको जी बोला है, ठीक है। सो ये जो F का वैल्यू है ये सेम रहेगा, दिस इज नथिंग बट F ऑफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे तुम लोग एक चीज बोल सकते हो, अगर F ऑफ जी सेम रहेगा फॉर बोथ एप्पल टू अर्थ एंड अर्थ टू एप्पल, ठीक है। एप्पल जिस फोर्स से अर्थ को पुल करेगा और अर्थ जिस फोर्स से एप्पल को पुल करेगा वो सेम रहेगा, दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशन फोर्स। तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, देखो मास अगर बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो आई कैन से एफ ऑफ जी अगर सेम रहेगा तो आई कैन से इफ एफ ऑफ जी इज सेम बिटवीन एप्पल एंड अर्थ, therefore मास ऑफ अर्थ क्या है, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ इज मच 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 ग्रेटर, ठीक है। मैं 3 ट्रायंगल दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब मच मच ग्रेटर देन मास ऑफ एप्पल, है कि नहीं। एप्पल का मास कितना है, ग्राम्स में होता है, अर्थ का मास कितना है, बहुत ज्यादा है, यस और नो। सो देयरफॉर ये अगर बढ़ गया इसको घटना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप दिस वैल्यू सेम,
यस और नो? समझ में आ रहा है? किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ is much less than acceleration of atom, है कि नहीं? क्यों? बिकॉज ये सोचो मास तुम्हारा सोचो 10⁶ है, तो ऑब्वियसली अर्थ का मास में एक्सेलरेशन इतना नहीं आएगा। सपोज ये 10⁶ न्यूटन है, सोचो यहाँ पे, ठीक है? तो इसका मास अगर 10⁶ kgs है, 10⁶ कम ही बोला है, ऑलमोस्ट 10⁻20 होता है। So if this is 10⁻20, एक्सेलरेशन कितना होगा? इट हैज टू बी वेरी लेस, है कि नहीं? कितना होगा? इट विल ऑलमोस्ट 10⁻- में आ जाएगा। यस और नो? मीटर/सेकंड स्क्वायर कितना आएगा? -6 होने में माइनस तुम्हारा 14 आएगा कि नहीं? बोलो। समझ में आ रहा है? अर्थ के केस में शाश्वती समझ में आ रहा है? हाँ। तो बट इन केस ऑफ एप्पल क्या होगा? एप्पल के केस में भी ये सेम रहेगा। एप्पल जिस फोर्स से अर्थ को पुल करेगा, तो उस फोर्स के कारण कितना होगा? या फिर अर्थ जिस फोर्स से एप्पल को पुल कर रहा है, उसके कारण तुम्हारा कितना एक्सेलरेशन आएगा एप्पल में? देखो 10⁶ ही रहना है। एप्पल का मास कितना है? 10 kg भी नहीं है, इट इज समवेयर 10⁻⁻1 बोल सकते हो। 100 ग्राम का भी नहीं होता, ठीक है? तो 10⁻⁻1 बोल सकते हो, 1/10। लेट अस एज्यूम देख 100 ग्राम का एक एप्पल, सो 1/10 ग्राम्स, ओके? या फिर 10⁻² बोल सकते हो। तो 10⁻² अगर हो गया, 10⁶ होने में क्या करना पड़ेगा? इट वाज टू फॉल वेरी रैपिडली, इट वाज टू मेक दैट गैप ऑफ तुम्हारा ऑलमोस्ट -2 अगर है, तो यहाँ पे 8 होना पड़ेगा। सो बहुत ज्यादा इतना स्पीड नहीं होता, इतना स्पीड तो लाइट से भी ज्यादा हो जाएगा। सो जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, सो इसको बढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? सो इसीलिए मास ऑफ अर्थ अगर एफ ऑफ जी सेम रहना है, अगर अर्थ जिस फोर्स से एप्पल जिस फोर्स से अर्थ को पुल कर रहा है, अर्थ भी उसी अमाउंट ऑफ फोर्स से एप्पल को पुल कर रहा है, बट दोनों का मूवमेंट का स्पीड, एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? बिकॉज उन लोग का मास में बहुत अंतर है कि नहीं? समझ में आया ये चीज? काव्य समझ में आया? इसीलिए ड्यू टू दिस रीजन एप्पल अर्थ की तरफ गिरता है, अर्थ एप्पल की तरफ गिरता नहीं। समझ में आया? इज इट क्लियर? सबको समझ में आया थोड़ा थोड़ा? हाँ सर। काव्य समझ में आया? Yes, sir. शाश्वती? हाँ। सो यही चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज द रीजन व्हाई एप्पल फॉल्स ऑन अर्थ but the earth does not fall on the apple. ठीक है? Does not fall on the apple even though both apple and earth
are attracting each other with the same amount of gravitation. ओके, समझ में आया? सो इसी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब रिगार्डिंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तब हम लोग देखेंगे कि मास और ये लॉ क्या होता है, लॉ अल्टीमेटली कैसे ग्रेविटेशन को अफेक्ट करता है, मतलब डिस्टेंस के बेसिस पे कैसे चेंज होता है, मास के बेसिस पे कैसे चेंज होता है, ग्रेविटेशन कैसे अफेक्ट होता है, वो हम लोग, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द एफ, द वैल्यू ऑफ एफ, एंड दिस एफ इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है उसको एफ बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, और मास का के साथ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास समझ में आया? आज का क्लास सब लोग यहाँ तक पढ़ना, हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 का यहाँ तक पढ़ना, अप टू दिस पार्ट, ओके। इस पैराग्राफ तक पढ़ना, समझ में आया? जस्ट गिव इट अ रीडिंग, क्विक रीड पढ़ना, अच्छा से समझ के पढ़ना, देन यू गेट टू अंडरस्टैंड आज जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा सा आइडिया आया? हाँ हाँ सर। ऋषिकेश? Yes, sir. सो जस्ट स्टडी दिस पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज द यूनिवर्सल लॉ। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। Bye, sir. Good night.